तो भाई लोग, वेलकम बैक ऑफ टेल्स ऑफ हर्डिंग गॉड्स के न्यू वीडियो में। तो सभी वीडियो की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इससे पहले का एपिसोड चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और उसे देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ब्रॉन्ज मास्क पहने हुए व्यक्ति ने चारों ओर देखा और पूछा। उन्होंने हे शियाओपेंग को बुलाया और हमें 2 विकल्प दिए। अब हमें फैसला करना है, हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। अब नॉवल में आगे टेम्पल के भीतर गहरी भारी खामोशी छाई हुई थी, ऐसी खामोशी जैसे हवा भी सांस लेने से डर रही हो। एटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर इस बार बेहद आक्रामक होकर आया है। वह 8 पिलर्स ऑफ स्टेट्स में से 4 को अपने साथ लाया है, साथ ही ग्रैंड जनरल हु क्राउन्स द आर्मी, ग्रैंड जनरल ऑफ चेरिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूक वेई और इंपीरियल कोर्ट के कई फर्स्ट रैंकिंग हाई ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। यह कोई साधारण दबाव नहीं है, यह एक फुल स्केल इंपीरियल सप्रेशन है। अगर हम उनसे सीधे टकराए तो हमारी हार तय है। हाई ऑफिशियल मालियन शान ने भारी स्वर में कहा, मेरी साफगोई को क्षमा कीजिए। मार्शल वर्ल्ड की लड़ाइयों में सेक्ट्स निस्संदेह शक्तिशाली हैं, लेकिन बैटलफील्ड पर जहां आर्मीज, फॉर्मेशंस और लॉजिस्टिक्स काम करते हैं, इटर्नल पीस एम्पायर हमसे एक पूरा स्तर ऊपर है। तो फिर हम अपनी कमजोरी से उनकी ताकत क्यों टकराए? बेहतर है कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल उनकी कमजोरी पर करें। हॉल में बैठे सभी लोगों ने धीरे धीरे सहमति में सिर हिलाया। कोई विरोध नहीं, कोई आवाज नहीं। पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर अचानक बोली, यह स्थिति मुझे 200 साल पहले की उस लड़ाई की याद दिलाती है। तब बैटल टेक्निक्स स्कूल अपने शिखर पर था। असंख्य एक्सपर्ट्स, अनेक कल्टीवेशन पाथ्स और अपार आत्मविश्वास। वे सोर्ड कंट्रोल स्कूल और स्पेल स्कूल दोनों को सीधी टक्कर दे सकते थे। हर दिन मौत की लड़ाइयां होती थीं। वे रेकलेस थे, अहंकारी थे और उन्हें लगता था वे अजेय हैं। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी हो गई। लेकिन आज बैटल टेक्निक्स स्कूल को देखो, कहाँ हैं वे एक्सपर्ट्स, कहाँ गायब हो गए? पूरा टेम्पल एक बार फिर मृत सा शांत हो गया। बैटल टेक्निक्स स्कूल के अधिकतर एक्सपर्ट्स एक ही डिबेट में मर चुके थे। एक डिबेट जो इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर के साथ हुआ था। उस एक कॉन्फ्रंटेशन के बाद बैटल टेक्निक्स स्कूल पूरी तरह टूट गया। रिसेंट ईयर्स में वह अन्य स्कूल्स में मर्ज होता चला गया और प्योर बैटल टेक्निक्स कल्टीवेट करने वाले लगभग लुप्त हो गए। सिर्फ इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर अकेले ने एक डिबेट में पूरे स्कूल को क्रिपल 1 कर दिया था। पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर ने सपाट स्वर में कहा, तब और अब में आखिर अंतर ही क्या है? तब बैटल टेक्निक्स स्कूल ने सोचा कि वे संसार के नंबर 1 हैं। उन्हें विश्वास था कि वे इस डिबेट में सोर्ड कंट्रोल स्कूल को पूरी तरह रौंद देंगे। इसी एरोगेंस में उनके सबसे शक्तिशाली एक्सपर्ट्स कैपिटल पहुंचे और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को चुनौती दी। उसकी निगाहें तेज हो गईं और परिणाम, वह चारों ओर देखने लगी। अगर हम भी मार्शल वर्ल्ड के नियमों के अनुसार इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर से भिड़े तो क्या हमारा अंत उनसे अलग होगा? ब्रॉन्ज मास्क पहने व्यक्ति कुछ देर मौन में रहा, फिर बोला, तो पैलेस मास्टर च्यू, आपके पास कौन सा शानदार विचार है? पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर ने हाथ उठाया। उसकी हथेली में ठंडापन था। इंपीरियल प्रिसेप्टर को लगता है कि हम उससे मार्शल वर्ल्ड के नियमों के अनुसार लड़ेंगे, लेकिन वास्तव में हम मार्शल वर्ल्ड के रूल्स का पालन नहीं करेंगे। हम उसे एक तय लोकेशन देंगे और जैसे ही वह वहां पहुंचेगा, हम सब एक साथ उस पर टूट पड़ेंगे और उसी क्षण उसका अंत कर देंगे। उसका हाथ जोर से नीचे गिरा। इटर्नल पीस एम्पायर शुरुआत में बस एक छोटा सा देश था। आज जो कुछ भी उसने पाया है, उसका अधिकांश श्रेय इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को जाता है। वह अब इंपीरियल कोर्ट का लिविंग लेजेंड है। सिविल ऑफिशियल्स हों या मिलिट्री जनरल्स, सब उसे रेवरेंस से देखते हैं। अगर वह विद्रोह करे तो बस एक संकेत काफी है, सम्राट को सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, और अगर सम्राट इनकार करे तो वह मारा जाएगा और उसका पूरा वंश मिटा दिया जाएगा। अगर इंपीरियल प्रिसेप्टर मर गया तो बिना लीडर के इटर्नल पीस एम्पायर को संभालना कठिन नहीं होगा। इसीलिए हमें अनस्क्रूपुलस मीन्स अपनाने होंगे। मार्शल वर्ल्ड के नियम अब लागू नहीं होते। यह पैलेस मास्टर च्यू सही हैं। लुओगुआंग टेम्पल के लगभग सभी सेक्ट मास्टर्स सहमति में झुक गए। कुछ को नियम तोड़ने में अंदर ही अंदर असहजता थी, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। पहले 3 एल्डर्स द्वारा इंपीरियल प्रिसेप्टर पर घात लगाकर हमला करना और अब सबका मिलकर हमला, ये 2 बिल्कुल अलग बातें थीं। पहली बार जब तीनों एल्डर ने
इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर पर घात लगाकर हमला किया था, तब इंपीरियल प्रिसेप्टर 10,000 सैनिकों के बीच था। चारों ओर शक्तिशाली एक्सपर्ट्स थे। तब कोई रूल नहीं टूटा, लेकिन इस बार वे नियमों को खुलेआम रौंद रहे थे। इस एक कदम से मार्शल वर्ल्ड के नियम टूट जाएंगे और यह एक ऐसी आपदा छोड़ेगा जो इतिहास में दर्ज होगी। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने मन ही मन सिर हिलाते हुए कहा, इंपीरियल कोर्ट की अनियंत्रित फाइटिंग मेथड को मार्शल वर्ल्ड की दुनिया में ले आए हैं। मुझे डर है कि हम अतीत की मार्शल वर्ल्ड की दुनिया में वापस नहीं जा सकते। सनलाइट सिटी में छिनमू ने तय पैटर्न के अनुसार एक बार फिर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को ट्रीट किया। माउंटेन सिटी पहुंचते ही उसने दोबारा वही किया। सेना एक साथ आगे बढ़ रही थी। वे पहले ही डैक्सियांग की फ्रंटियर तक पहुंच चुके थे, शहर जीतते हुए, जमीन कब्जे में लेते हुए और जो भी सामने आया उसे रौंदते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दक्षिण में पानी के स्रोत तो बहुत थे, लेकिन सर्जिंग रिवर जैसा कोई मोट नहीं था, इसलिए इटर्नल पीस एम्पायर की सेना को रोक पाना लगभग नामुमकिन था। चिनमू ने ड्यूटियन डेविल किंग को बुलाकर हेवन वेव सिटी को नष्ट कर दिया, जो एक बेहद अहम स्ट्रेटेजिक सिटी थी, और इससे इटर्नल पीस एम्पायर को जबरदस्त फायदा हुआ। हालांकि इस काम का क्रेडिट वह खुद नहीं ले सकता था। 5वें दिन चिनमू और बाकी लोग एक्सीड सिटी पहुंचे। एक्सीड सिटी भी पहले ही गिर चुका था। जैसे ही वे शहर में दाखिल हुए, उन्होंने एक भिखारी को देखा। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पैबंदों से भरे हुए, हाथ में टूटा हुआ कटोरा और सहारे के लिए एक लकड़ी की छड़ी। वह उनके पास आया। मंक युनक्वे ने अपनी जेब टटोली कि शायद कुछ छुट्टे पैसे हों। हुलिंगर ने एक ग्रेट अबंडेंस कॉइन निकाला और यूनके को दिया। यूनके ने सिर झुकाकर धन्यवाद किया और वह सिक्का भिखारी के कटोरे में डाल दिया। भिखारी ने कटोरा हिलाया। सिक्के की खनखनाहट गूंजी। वह मुस्कराया और बोला, तुम सब बड़े दयालु लोग हो। तुम्हें ढेर सारे बच्चे और अपार समृद्धि मिले। इंपीरियल प्रिसेप्टर, क्या आप डैक्सियांग जाने की कृपा करेंगे? डैक्सियांग सिटी में सेकंड चॉइस। इस संसार के नायक वहां आपका इंतजार कर रहे हैं। हम आपकी अराइवल का इंतजार करेंगे। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उसे ठंडी नजर से देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, तुम लोग कुछ दिन और इंतजार क्यों नहीं कर सकते? अगर कुछ दिन रुक जाओ तो मेरी सेना सीधे डाली पहुंच जाएगी। वहीं तथाकथित हीरोज से मिलेंगे। उनकी लाशें सधन सी में फेंक देंगे। मछलियों को खाना मिलेगा और हमें दफनाने की झंझट भी नहीं रहेगी। ज्यादा अच्छा नहीं होगा? भिखारी जोर से हंसा। अचानक उसके शरीर से 7 लगातार गेट ओपनिंग साउंड्स निकले। उसकी ऑरा एकदम उछल पड़ी। उसकी कल्टीवेशन गहरी और घनी हो गई। उसका स्पिरिट किसी देवता जैसा लग रहा था। सभी जीवों को तुच्छ समझने वाला, जो किसी भी तरह उस भिखारी जैसा नहीं था जो दूसरों की दया पर जीता हो। वह ऐसा था जैसे कोई ऐसा देवता जिसे सब पूजते हों। वह बोला, इंपीरियल प्रेक्टर वाकई हमेशा की तरह वीर हैं। डैक्सियांग सिटी, मैं वहीं आपका इंतजार करूंगा। जैसे ही वह मुड़ा और जाने लगा, एक आवाज आई, रुको। भिखारी ठिठका। वह नीचे झुका और घूमकर छिनमू की ओर देखा। चेहरे पर उलझन थी। छिनमू का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसने हल्के स्वर में कहा, लिंगर, पैसा वापस ले लो। यह हमसे कहीं ज्यादा अमीर है। हु लिंगर तुरंत आगे बढ़ी और टूटे कटोरे से वह ग्रेट अबंडेंस कॉइन निकाल लिया। भिखारी आगबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? भिखारी को दिया हुआ दान वापस लेते हो? तुम इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट? हु लिंगर ने पीछे मुड़कर पूछा, यंग मास्टर, इम्पोर्टेंट क्या होता है? छिनमू ने कामली समझाया, इम्पोर्टेंट मतलब कोई बच्चा पैदा न कर सके। ये तो हमें गाली दे रहा है। हु लिंगर गुस्से से लाल हो गई। उसने भिखारी के चेहरे पर थूक दिया। भिखारी ने बचने की कोशिश नहीं की। वह हंसा और बोला, छोटी लोमड़ी, मुझे उकसाने की सजा तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर वह हवा चीरता हुआ गायब हो गया। हु लिंगर ने पीछे से चिल्लाकर कहा, धोखेबाज, पैसे भी लिए और गालियां भी दी। तू इम्पोर्टेंट है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रेसेप्टर ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह बेगर सेक्ट का सेक्ट मास्टर ची दायू था। बेगर सेक्ट पेटी होती है और इविल आर्ट्स में माहिर। अगर दान न दो तो दुकानों के सामने हंगामा करेंगे, इविल टेक्निक्स से लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे, धंधा चौपट करेंगे, पीछे से गालियां देंगे और बच्चों तक को चुराकर बेच देंगे। हेवनली डेविल कल्ट की बेगर हॉल उनसे कई बार लड़ी है। बेगर हॉल सिर्फ खाना मांगती थी और कम बुराई करती थी। फिर भी बेगर सेक्ट ने उसे कई बार फंसाया। छिनमू ने आंखें झपकाईं और मुस्कुराया, इंपीरियल प्रिसेप्टर, डैक्सियांग अब ज्यादा दूर नहीं है।
आपको यहाँ तक पहुँचाना काफी है। हमें अब इंपीरियल कॉलेज लौटना चाहिए। इटर्नल पीस। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने बिना भाव बदले कहा, नहीं, तुम मेरे साथ दाक्सियांग तक चलोगे। छिनमू का सिर दर्द करने लगा। सबके सेटल होने के बाद छिनमू अकेला बाहर निकला और एक्सीड सिटी के एक गैम्बलिंग डेन पहुंचा। उसने डेन ओनर से कहा, मेरा आदेश पास कर दो। हमारे सेक्रेड कल्ट की 360 हॉल टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स के साथ बाहर निकलें। पीछे से सी युंगशियांग की आवाज आई, रुको। छिनमू ने मुड़कर देखा। सी युंगशियांग उसकी ओर आ रही थी। उसकी पहले वाली शर्मीली झिझक गायब थी। उसकी आंखों में ठंडक थी। उसने सख्त स्वर में कहा, सेक्रेड कल्ट मास्टर, अगर आपने ऐसा किया तो आप पूरे सेक्रेड कल्ट को खतरे में डाल देंगे। अगर कल्ट को कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? छिनमू ने हल्का सा शरीर घुमाया और उदासीन स्वर में कहा, सेंटेस, मैं ही कल्ट मास्टर हूँ। सी युनशियांग ने तुरंत मीठी मुस्कान के साथ झुककर अभिवादन किया। सेंटेस सी युनशियांग कल्ट मास्टर को ग्रीट करती है। अगले ही पल उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया और आवाज सख्त हो गई। अगर कल्ट मास्टर हमारे सेक्रेड कल्ट को इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर की मदद करने देगा, तो चाहे इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर जीते या हारे, हमारा सेक्रेड कल्ट मार्शल वर्ल्ड में पूरी तरह बदनाम हो जाएगा। दूसरे सेक्ट्स हमें रिडिक्यूल करेंगे, हमें एनिमी मानेंगे और इस दुनिया में हमारे पास खड़े होने की कोई जमीन नहीं बचेगी। छिनमू ने सिर हिलाया। उसकी आवाज शांत थी। सेक्रेड कल्ट पहले से ही हेवनली डेविल कल्ट कहलाता है। हमारे पास कौन सी रेप्यूटेशन बची है? उसने सी युनशियांग की ओर देखा और कहा, लोग हमें जमीन नहीं देंगे, हमें खुद लड़कर जगह बनानी होगी। यह एक रेयर मौका है। अगर सेक्रेड कल्ट इसमें शामिल नहीं हुआ तो वाकई हमारे पास कभी जमीन नहीं होगी। सी युनचंग ने तुरंत विरोध किया, और अगर इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर बाकी सारे सेक्ट से निपटने के बाद हमारे हेवनली सेंट कल्ट पर ही हाथ डाल दे? उसकी आंखें तेज हो गईं। उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे? छिनमू ने उसे एक नजर देखा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। सी युनचंग का भाव बदला। फिर अचानक वह हल्के से हंसी। आप कल्ट मास्टर हैं तो फैसला भी आपका ही होगा। सी युनशियांग अब कुछ नहीं कहेगी। उसकी मुस्कान ठंडी हो गई। लेकिन अगर कल्ट मास्टर का एक भी कदम गलत पड़ा और सेक्रेड कल्ट खतरे में पड़ा, तो शायद आप दूसरे कल्ट मास्टर होंगे जिन्हें सेंटेस ने मार डाला। छिनमू की भौहें सिकुड़ गईं। हेवनली डेविल कल्ट का कल्ट मास्टर बनना सच में हर पल मौत के करीब रहना था। सी युनशियांग ने झिझकती हुई लगभग मासूम आवाज में कहा, पिछला कल्ट मास्टर वासना में डूबकर मरा और उससे पहले वाला सेंटेस के हाथों ही जिंदा पीट पीट कर मारा गया। दोनों की रेप्यूटेशन ज्यादा अच्छी नहीं लगती। छिनमू ने सिर हिलाया और हाथ लहराया। सेंटेस, तुम वापस जा सकती हो। उसकी आवाज कमांड बन चुकी थी। मेरा आदेश पहुंचा दो। 360 हॉल मास्टर्स टेलीपोर्टेशन फ्लैग्स के साथ तुरंत उपस्थित हों, और दोनों गार्डियंस को भी बुलाओ। गैम्बलिंग डेन का मालिक तुरंत झुक गया। कल्ट मास्टर की आज्ञा का पालन होगा। छिनमू बाहर निकला। सी युनचंग पहले से बाहर खड़ी थी। उसे बाहर आते देख उसने धीमे से हंसते हुए बुदबुदाया, जिंदा ही पीट पीट कर मार डाला। छिनमू ने उसे घूरते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मेरे पीछे आ रही हो या नहीं? सी युनचंग ने कदम बढ़ाए और आंखें घुमाई। कल्ट मास्टर, क्या आप ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स पहले कल्ट में नहीं रखना चाहेंगे? कहीं ऐसा न हो कि कल्ट मास्टर मर जाए और स्क्रिप्चर्स भी गायब हो जाएं, तो उसे बचाया जा सके। छिनमू अचानक रुक गया। वह मुड़ा और मुड़कर गंभीर स्वर में बोला, सिस्टर, तुम मेरी अपोनेंट नहीं हो। अगर मेरा निर्णय गलत हुआ और तुम मुझे मारने आई तो नतीजा यही होगा कि तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। छिनमू ने वाइटल की से हवा में एक ट्रायंगल बनाया और फिर उसके बीच एक सीधी रेखा खींची। सी युनशियांग, यह तुम हो। फिर उसने एक और सीधी रेखा खींची, और यह मैं हूँ। तुम्हारा एंगल चाहे जितना भी चौड़ा हो, तुम्हारी लाइन मेरी लाइन से कभी लंबी नहीं हो सकती। सी युनशियांग की पीठ पर रखा सोर्ड केस हिल उठा। अंदर से हल्की टिंकलिंग आवाज आई। वह फिर मुस्कुराई, बिना आजमाए। कैसे पता चलेगा? छिनमू ने दोनों हाथ पीछे बांध लिए और आगे बढ़ने लगा। आजमाने की जरूरत नहीं। एक ही रियल में कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, न तुम न ही इंपीरियल प्रिसेप्टर। वह रुका, आसमान की ओर देखा। उसकी आवाज में अजीब सी तन्हाई थी। मैं ओवरलॉर्ड बॉडी हूँ। छिनमू ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, इस दुनिया का इकलौता ओवरलॉर्ड बॉडी। सी युनशियांग स्तब्ध रह गई। वह हमला करना चाहती थी, लेकिन उसकी इम्पोजिंग ऑरा ने उसे जकड़ लिया। यह उस इंसान की ऑरा थी जो अपराजय होने की तन्हाई ढोता है। ओवरलॉर्ड बॉडी, उसने मन में सोचा, यह किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या यह 4 ग्रेट स्पिरिट बॉडीज से भी ज्यादा शक्तिशाली है? एक और विचार उसके मन में कौंधा, क्या पेट्रियार्क ने उसे कल्ट मास्टर इसलिए चुना और मुझे नहीं, क्योंकि वह ओवरलॉर्ड बॉडी है?
सी युनशियांग ने खुद को संभाला। उसने दूर जा चुके छिन्मू की ओर देखा और धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, मैं उस तथाकथित ओवरलॉर्ड बॉडी से कमजोर नहीं हूँ। हमारे सी फैमिली की औरतें जन्म से ही कल्ट मास्टर किलर्स होती हैं। अगर पिछली पीढ़ी की शेमलेस सेंटेस पुराने कल्ट मास्टर को मार सकती थी तो मैं भी मार सकती हूँ। उसकी आंखों में स्टबर्न कॉन्फिडेंस था और शब्दों में छुपा हुआ लीथल इंटेंट साफ महसूस हो रहा था। अगले दिन वे फ्लड काउंटी पहुंचे। शहर पर पिछले 2 दिनों से कब्जा हो चुका था। चारों तरफ सोल्जर्स तैनात थे और सड़कों पर वॉर के निशान साफ दिख रहे थे। एक सैनिक ने जैसे ही इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को देखा, वह तुरंत आगे बढ़ा और रिपोर्ट दी। इंपीरियल प्रिसेप्टर, शहर में कई लोग फ्लैग्स लेकर पहुंचे हैं। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने हल्की आवाज में दोहराया, फ्लैग्स लेकर? उसकी नजर एक पल के लिए छिन्मू पर गई, फिर बोला, इन्हें इग्नोर करो। आखिर ये कितने लोग हैं? सैनिक ने सिर झुकाकर जवाब दिया, लगभग 1 दर्जन। सबने फेसेस हाइड करने के लिए बैम्बू हैट्स पहन रखी हैं। पास अलग अलग हथियार हैं जो कपड़े से कसकर लिपटे हुए हैं। वे अच्छे लोग नहीं लगते। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, ठीक है, आप पीछे हट सकते हैं। तीसरे दिन वे क्लियर रिवर काउंटी पहुंचे। यहाँ भी फ्लैग्स वाले लोग मौजूद थे, लेकिन संख्या पहले से ज्यादा थी। लगभग 50 से 60 लोग थे। कल के मुकाबले एटमॉस्फेयर और ज्यादा टेंस लग रहा था। चौथे दिन हिडन फॉग सिटी। यहाँ हालात और भी स्ट्रेंज थे। फ्लैग्स लिए हुए कुछ 100 लोग शहर में प्रकट हुए। छिन्मू ने न तो यह बताया कि ये लोग कहाँ से आए और न ही उनका पर्पस क्या है। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने भी इसके बारे में कुछ नहीं पूछा, जैसे दोनों ऑलरेडी जानते हों कि ये सब किस डायरेक्शन में जा रहा है। 5वें दिन वे ऑफिशियल अधिकारी के महल से बाहर निकले और दाक्सियांग जाने की तैयारी करने लगे। जैसे ही वे महल से बाहर निकलकर सड़क पर आए, उन्होंने एक अजीब व्यक्ति देखा जो बैम्बू हैट पहन रखा था और क्लॉथ में रैप्ड वेपन लिए यमन के गेट से उठकर उनके पीछे चल पड़ा। थोड़ा और आगे बढ़े तो एक और व्यक्ति उनके पास वाले एली से बाहर आया। उस व्यक्ति ने भी नीचे दबाई हुई बैम्बू हैट पहनी थी और हाथ में क्लॉथ में रैप्ड वेपन था। सड़क के किनारे एक और बल्कि आदमी भी बैम्बू हैट पहनकर उठ खड़ा हुआ और क्लॉथ सैक लेकर उनके पीछे चल पड़ा। हिडन फॉग सिटी से बाहर निकलने से पहले ही कुछ सैकड़ों अजीब लोग जो ऐसा ही पहने हुए थे उनके पीछे चल रहे थे। इसमें पुरुष, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी थे। चेन वन यून, युए चिंगहोंग और बाकी लोग मुड़कर देखा और अनईजी महसूस किया। सभी ने अपने बैम्बू हैट्स नीचे दबाए हुए थे और सूटेबल डिस्टेंस पर पीछे चल रहे थे। वे अपना चेहरा रिवील नहीं करना चाहते थे और कोई आइडिया नहीं था कि उनका प्लान क्या है। क्या ये वही लोग हैं जो फ्लैग लेकर आए थे? उनके फ्लैग्स कहाँ हैं? यून क्वे मर्मर्ड। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर अभी भी इंडिफरेंट रहे और उन्होंने पीछे चल रहे सैकड़ों लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जब वे हिडन फॉग सिटी पहुंचे तो सिटी गेट के पास एक आर्बर था। वहाँ 2 एल्डर्स चाय बेच रहे थे, एक मेल और एक फीमेल। जैसे ही वे पास आए, दोनों एल्डर्स ने सिर उठाया और कहा, डियर गेस्ट्स, एक कप ऑफ टी चाहिए। मंक यून के मर्मर्ड, हम अभी यात्रा पर ही निकले हैं तो चाय क्यों पिए? इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, मुझे प्यास लगी है। यह कहते ही वे आर्बर में बैठ गए और एक कप ऑफ टी मांगा। छिन्मू भी बैठ गया। दोनों एल्डर्स भी रिस्पेक्टिवली बैठ गए। चारों लोग टेबल के चारों तरफ बैठे। हर किसी के सामने एक कप चाय थी। चेन वैन यून, युई क्विंग होंग और बाकी लोग आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे चाहे जितना भी आगे बढ़ें, वहीं बने रहते हैं। आर्बर उनके बहुत करीब था, फिर भी कई स्टेप्स के बाद भी वे वहीं थे। सभी एस्टॉनिश्ड हुए और जल्दी से आर्बर की ओर दौड़े। उनकी स्पीड बहुत फास्ट थी, फिर भी आर्बर से हमेशा कुछ यार्ड्स दूर रहते। यह आर्बर जो पास दिख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे 1000 मील दूर हो। कुछ समय बाद छिन्मू और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने अपनी चाय खत्म की और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर उठकर बाव किए। वह ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन भी उठकर बाव किए। दोनों आर्बर से बाहर आए और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने कहा, चलो दाक्सियांग चलते हैं। सबके चेहरे पर बिविल्डर्ड एक्सप्रेशन था, फिर भी वे उनका पीछा करते रहे। युए चिंगहोंग ने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कुछ सैकड़ों वियर्ड लोग जो बैम्बू हैट्स पहने थे उनका पीछा नहीं कर रहे थे। वे आर्बर के बाहर बैठ गए थे। हर एक के हाथ में एक कप ऑफ टी था और वे साइलेंटली पी रहे थे। यह नजारा बहुत अजीब था। हु लिंगर ने कहा, कितने वियर्ड लोग हैं। सी युनशियांग छिन्मू के पास आई और लो वॉइस में पूछा, क्या काम हो गया? छिन्मू ने सिर हिलाया, तुम अब जान जाओगी। जब वे दाक्सियांग सिटी के आउटस्कर्ट्स पहुंचे तो खुले मैदान में बैरक्स थे। मिलिट्री कैंप्स हर जगह लगे थे और ड्यूक वे, ग्रैंड जनरल हु क्राउन्स द आर्मी और ग्रैंड जनरल ऑफ चेरिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ थे। उन्होंने तुरंत दाक्सियांग पर हमला नहीं किया। दाक्सियांग दक्षिणी बॉर्डर का एक स्ट्रैटेजिक टाउन था जहाँ रिबेल आर्मी दुनिया भर से आती थी, जिनमें हजारों सोल्जर्स और घुड़सवार शामिल थे। यहाँ सभी तरह के सेक्ट्स के डिसिप्लिन भी रश कर रहे थे, अपने मौके का इंतजार करने के लिए।
अगर युद्ध छिड़ता तो यह निश्चित रूप से हिस्ट्री में एपिक और ग्रैंड वॉर के रूप में दर्ज होता। जर्नी के दौरान चिन्मू ने देखा कि गोल्डन आर्मर्ड स्ट्रॉन्गमैन विशाल क्लाउड कार्ट्स को धक्का दे रहे थे और शहर पर अटैक प्रैक्टिस कर रहे थे। ये गोल्डन आर्मर्ड स्ट्रॉन्गमैन बैटल टेक्निक्स में एक्सपर्ट्स थे और स्पेशली उनके कॉर्पोरियल बॉडीज को स्ट्रेंथन किया गया था। इनके शरीर डजन्स से हंड्रेड्स टाइम्स स्वेल हो सकते थे, इन्हें जायंट्स में बदल देते थे। वे मिस्टीरियस कॉपर और मिस्टीरियस गोल्ड की आर्मर में क्लैड थे और सिर्फ आर्मर की थिकनेस ही आधा फीट थी। जब ये जायंट्स शहर पर अटैक प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके शरीर में चेन्स रैप्ड थे और उन्हें शील्ड्स कैरी करना पड़ता था, जबकि वे क्लाउड कार्ट्स पुश कर रहे थे। क्लाउड कार्ट्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। ह्यूज आयरन हैमर्स के अलावा जो सिटी गेट स्मैश करते थे, फ्लाइंग कार्ट लैडर्स भी थे जो डजन्स ऑफ यार्ड्स ऊपर स्ट्रेच कर सकते थे। लैडर्स सिटी वॉल से लीन करते थे, जिससे सोल्जर्स सिटी वॉल्स पर चढ़ सकते थे। इसके अलावा सोल्जर्स फॉर्मेशन डायग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे थे, उन्हें जमीन पर लेकर सोल्जर्स को स्टैंड करने और फॉर्मेशन प्रैक्टिस करने के लिए। कैवलरीज भी विशालकाय बर्ड्स पर राइड कर रहे थे और जनरल्स के कमांड में डाइव कर रहे थे। 10 over thousands ऑफ सोर्ड लाइट्स नीचे शूट हुए और एक स्वूप में ओवर अ हेक्टेयर लैंड फ्लाइंग सोर्ड्स से भर गया। जब कैवलरीज उड़कर आगे गए, फ्लाइंग सोर्ड्स जमीन से उड़े और एक एक करके उनके सोर्ड केसेस में वापस गए। फ्लाइंग कैवलरीज हवा और बिजली की तरह आ जा रहे थे, जिसे रोकना नामुमकिन था। सिर्फ एक कैवलरी एक टुकड़ी ही नहीं थी, बल्कि दर्जनों फ्लाइंग कैवलरीज थे। विशाल फ्लाइंग कैवलरीज बीहाइव टैक्टिक्स और पैक ऑफ वुल्फ टैक्टिक्स यूज करते थे, इसलिए अगर लैंड ट्रूप्स उन्हें मिलते तो यह डेविस्टेटिंग ब्लो होता। अगर वे स्ट्रॉन्ग एनिमीज से टकराते, फ्लाइंग कैवलरीज की किट टैक्टिक्स ने दुश्मनों को मौत तक लटका दिया था। फ्लाइंग कैवलरीज के अलावा फ्लाइंग शिप भी थे। इस बार ड्यूक वेई और सेना के ग्रैंड जनरल ने सैकड़ों जहाजों को जुटाया था और प्रत्येक जहाज 1000 लोगों को ले जा सकता था, जिसका अर्थ है कि कुछ लाख सैनिकों की एक विशाल सेना को जुटाया गया था। चिन्मू ने मन ही मन सोचा, इंपीरियल प्रिसेप्टर की रिफॉर्म ने वाकई इटर्नल पीस एम्पायर की आर्मी को इनविंसिबल बना दिया है। अगर हमारे हेवनली डेविल कल्ट को ऐसा अटैक मिलता तो हम निश्चित रूप से वाइप्ड आउट हो जाते। जब वे कैंप पहुंचे, इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने ड्यूक वॉई, सेना के ग्रैंड जनरल और चेरिशिंग ट्रांसफॉर्मेशन के ग्रैंड जनरल से कुछ देर बात की और फिर किन्मू और बाकी लोगों को डैक्सियांग सिटी की ओर लीड किया। डैक्सियांग सिटी पर सभी तरह के सेक्ट्स के फ्लैग्स लहर रहे थे। कुछ फ्लैग्स उन देशों के भी थे जो समाप्त हो चुकी थीं। इटर्नल पीएस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने नजर डाली और सिर हिलाते हुए कहा, अगर ये ओल्ड जनरेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुआ तो हम कैसे महान बनेंगे? वे राख से उठकर फिर से वापस आ सकते हैं और कमबैक कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन में ब्लड फ्लो होना चाहिए और लाखों के सिर रोल करने चाहिए। चिन्मू ने पूछा, इंपीरियल प्रिसेप्टर क्या तैयार है? तैयार है। इटर्नल पीस। इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर उठाया और सिटी गेट वाइड ओपन हुआ। 2 रोज में लोग आए और सिटी गेट के लेफ्ट और राइट में लाइंड अप हुए। उनके पीछे की वाइटल क्यूआई गॉड और डेविल्स की एपरेशंस में बदल गई। स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स ऑफ सेलेस्टियल बीइंग रेल्म। चिन्मू ने खुद को कंपोज किया। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स गॉड और डेविल की एपरेशंस दिखा सकते थे। इन 2 ग्रुप्स में लगभग 60 से 70 लोग थे। सीन अभी भी इतना बड़ा नहीं है। यूए छिंगहोंग ने साई किया और मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया के स्कॉलर्स को टेस्ट करने के लिए सिर्फ हमारे इंपीरियल कॉलेज के एजर यांग हॉल में होने वाली एग्जामिनेशन के लिए भी 99 स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स ऑफ सेलेस्टियल बीइंग रेल्म मोबिलाइज होते हैं। रेबल्स के पास इतने फ्यू स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स ही हैं। यह हमारे इंपीरियल कॉलेज के लिए किल करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। डजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स ऑफ सेलेस्टियल बीइंग रेल्म ने उनके वर्ड्स इग्नोर कर अपने दिल की ओर देखा। जब वे सिटी गेट के अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि लंबी स्ट्रीट के दोनों तरफ सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स की 2 रोज लगी हुई थीं। हर 10 कदम पर एक व्यक्ति खड़ा था, सीधा सिटी के सेंटर तक। आखिरी सिरा लगभग दिखाई नहीं दे रहा था और संख्या शायद 1000 से भी ज्यादा थी। यूए छिंगहोंग का दिल जोर से कांप उठा और वह एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाई। चिन्मू फिर भी काफी कंपोज था। हेवनली डेविल कल्ट में भी सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के कुछ 100 स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स थे, इसलिए उसे इसमें ज्यादा हैरानी नहीं हुई। इस रिवोल्ट में सिर्फ सेक्ट्स ही शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसे कंट्रीज भी शामिल हैं जो पहले ही इरेडिकेटेड हो चुके थे। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने
इंडिफरेंट रहते हुए आगे कहा, उस समय लोगों का दिल जीतने के लिए मैंने इन देशों के हर स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर को नहीं मारा और इसी वजह से उन्हें दोबारा रिबेल करने का मौका मिला। सेक्ट्स और कंट्रीज के अलावा कुछ रिप्यूटेड फैमिलीज भी हैं और इन फैमिलीज से उठने वाले रायट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। चिन्मू ने मन ही मन हिसाब लगाया। सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के ऊपर लाइफ एंड डेथ रेल्म होता है और लाइफ एंड डेथ रेल्म के ऊपर डिवाइन ब्रिज रेल्म। जब सेलेस्टियल बीइंग रेल्म के इतने स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स मौजूद हैं, तो लाइफ एंड डेथ रेल्म के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स की संख्या भी कम नहीं होगी, कम से कम 100 तो होंगे ही। वहीं डिवाइन ब्रिज रेल्म के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स भी शायद 1 दर्जन से ज्यादा होंगे। कल्ट मास्टर लेवल के 1 दर्जन से ज्यादा लोग, साथ ही लिटिल जेड कैपिटल जैसे हिडन सेक्रेड ग्राउंड्स के स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स। इस हालत में इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर सच में अपना सिर आगे बढ़ाकर कटवाने आ गया था। जहां तक छिनमू और बाकी लोगों का सवाल था, वे तो पहले ही उनके सिर काटकर अपनी कमर पर टांग सकते थे। रास्ते के दोनों तरफ खड़े स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स गंभीर थे और पूरी तरह साइलेंट। सिर्फ छिनमू और बाकी लोगों के फुटस्टेप्स की आवाज सुनाई दे रही थी। सिटी में मौजूद रेबल डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के अलावा यहाँ और कोई नहीं था। इतना ही नहीं, डैक्सियांग सिटी में कोई बिल्डिंग्स भी नहीं थीं। सारी इमारतें जमीन से मिटा दी गई थीं, यहाँ तक कि उनकी फाउंडेशंस तक हटा दी गई थीं। सिटी बिल्कुल खाली थी और सिर्फ टेंस ऑफ थाउजेंड सोल्जर्स मौजूद थे। वे फॉर्मेशंस में खड़े थे और बिल्कुल साइलेंट थे, बिना कुछ बोले उन्हें देख रहे थे। हजारों डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स की निगाहों के नीचे चलना बेहद नर्व रैकिंग था। यहाँ तक कि चेन वन युन, जो युद्ध का आदी था, भी कांप रहा था और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। चिन्मू ने गॉड्स देखे थे और गॉड की मूर्ति पर पेशाब तक कर चुका था, इसलिए वह अब भी डिस्टर्ब्ड नहीं हुआ। प्रेशर तो महसूस हो रहा था, लेकिन उसका कंपोजर नहीं टूटा। सिटी के सेंटर को भी पूरी तरह रेनोवेट किया गया था। सिटी लॉर्ड मैनर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो चुका था और उसकी जगह एक हाई प्लेटफॉर्म बना हुआ था, जिसमें हजारों सीढ़ियां थीं। प्लेटफॉर्म जमीन से डजन्स ऑफ यार्ड्स ऊंचा था और सिटी टावर से भी ऊंचा, बिल्कुल एक छोटे माउंटेन जैसा। छिनमू आगे बढ़ा और उसका दिल हल्का सा कांप उठा। यह प्लेटफॉर्म छोटे माउंटेन जैसा नहीं था, यह सच में एक माउंटेन था। किसी ने पूरे माउंटेन को उठाकर सिटी लॉर्ड मैनर की ओरिजिनल जगह पर रखा था और फिर उसे इस शेप में स्कल्प्ट कर दिया था। जब वे स्टेप्स के नीचे पहुंचे तो स्टेडी पेस में ऊपर चढ़ने लगे। आखिरकार माउंटेन के टॉप पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पीक को फ्लैटन कर दिया गया था। मेजेस्टिक गॉड और डेविल एपरेशंस टावरिंग खड़े थे, लेकिन सेक्ट मास्टर्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। चिन्मू ने ध्यान से देखा और पाया कि सेक्ट मास्टर्स या तो गॉड और डेविल एपरेशंस की हथेलियों पर खड़े थे या उनके माथे के बीच हार्ट एरिया में बैठे थे। उनमें से कोई भी जमीन को टच नहीं कर रहा था, वे सभी हवा में ऊंचाई पर थे, छिनमू और बाकी लोगों पर भारी प्रेशर डालते हुए। कल्ट मास्टर लेवल की ये एग्जिस्टेंसेस वाकई बेहद पावरफुल थीं। एक ब्यूटीफुल वुमन गॉड एपरेशन की उंगलियों के सिरे पर खड़ी थी और ऊपर से इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को देख रही थी। उसने सॉफ्ट वॉइस में कहा, गॉड्स के नीचे नंबर 1 व्यक्ति, करंट डायनेस्टी का इंपीरियल प्रिसेप्टर, तुम सच में कोई हेल्पर्स लेकर नहीं आए? यह गॉड एपरेशन डाओइस्ट के रूप में था। उसकी ऊंचाई 300 यार्ड्स थी और उसकी आंखें स्नो वाइट थीं, जैसे व्हाइट लाइट से बनी हो। एक ह्यूज स्नेक उसके शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ था और उसके पैरों के नीचे एक ब्लैक टर्टल था। हल्की हवा चली और उसकी पीठ के पीछे लगा पेनेंट धीरे धीरे लहराया। सियुंगशंग ने यह दृश्य देखा और उसका दिल हल्का सा उछल गया। उसकी वाइटल ची से बना गॉड सॉलिड फॉर्म में रिफाइन हो चुका है। यह ऐसा रिल्म है जो गॉड के बेहद करीब है। छिनमू इस एस्पेक्ट में ज्यादा क्लियर नहीं था और उसका मन डगमगा गया। उसने पूछा, सिस्टर, अगर किसी के चारों लिम्स ना हो लेकिन थर्ड आई से देखने पर वह पूरी तरह सही सलामत दिखे, एक इम्पोजिंग और मैचलेस गॉड जैसा, जिसकी डिवाइन लाइट आंखें चौंधियां दे, तो उसका रेल्म इस वुमन के रेल्म से कैसे कंपेयर होता है? सियुनशंग को भी इसका ज्यादा ज्ञान नहीं था और उसने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने सिर घुमाया और एक अनकंट्रोलेबल ऑरा फूट पड़ी। उसका बैटल इंटेंट उसके शरीर से ओवरफ्लो करने लगा। उसने कहा, तुमने ऐसा कोई व्यक्ति देखा है? चिन्मू इस अचानक निकली बैटल डिजायर से चौंक गया और बोला, वह मेरा एल्डर है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर की आंखों के कोने ट्विच करने लगे। फिर उसने कहा, फिर से एल्डर,
तुम्हारे एल्डर्स तो काफी ज्यादा हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। और अगर आपको इसके आगे का भी एपिसोड चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।